हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र ऑफिशियल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। तो ये ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो भाई ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया यही होती है, हमेशा एक साथ साथ ही होती है ऑक्सीकरण और अवकरण। अब ये क्या है? ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है, हमेशा एक साथ होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यही होता है कि जब किसी तत्व या किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुटता है, यानी O जुटता है, या तो हाइड्रोजन अलग होता है, तो उस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है और वह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इसी के विपरीत, जस्ट इसी के उल्टा अवकरण में होता है। तो अवकरण में क्या होता है? तो अवकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन जुटता है, वहां ऑक्सीजन जुट रहा था ऑक्सीकरण में और हाइड्रोजन अलग हो रहा था, लेकिन अवकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन ही जुटता है और ऑक्सीजन ही अलग होता है। तो हुआ ना एक दूसरे का विपरीत। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन अलग होता है, और जबकि अवकरण में हाइड्रोजन ही जुटता है और ऑक्सीजन अलग होता है। तो आप सोचते होंगे कि इसका उदाहरण क्या है? तो उदाहरण देखिए, जब आप कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं, मान ले जाए ये कार्बन है, इसको ऑक्सीजन में आप जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो ये CO2 बना रहा है। आपको पूछ दिया जाए यहां पे कार्बन का क्या हुआ? तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। कार्बन का क्यों ऑक्सीकरण हुआ? कार्बन का आखिर क्यों ऑक्सीकरण हुआ? क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा, देखिए CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को जुटना, या तो ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन अलग हो गए, तो ऑक्सीकरण है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जुट रहा, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा। अगर जो हाइड्रोजन जुटता है, हाइड्रोजन अलग होता तो भी ऑक्सीकरण होता। तो आप सोचते होंगे अगर जो हाइड्रोजन जुट जाता तो अपकरण होता, ऑक्सीजन अलग हो जाता तो भी अपकरण होता। तो देखें यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन जुटा, तो ये ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीकरण हुआ। अब बोलिएगा और एक आगो उदाहरण बताइए। तो आप इसी प्रकार आप सल्फर को ऑक्सीजन में जलाइएगा तो ये भी SO2 बनाएगा। तो यहां देखिए ऑक्सीजन जुट रहा, पूछ दिया जाए सल्फर का क्या हुआ? तो सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ। क्यों ऑक्सीकरण? क्योंकि सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा। तो बोलिएगा ये सब उदाहरण तो बुतर खिलौड़वा है, थोड़ा आप भारी उदाहरण बताइए। तो एक आगो भारी उदाहरण भी ले लेते हैं। तो भारी उदाहरण हम क्या लेंगे? आप ले लीजिए HCl ले लिए, अब प्लस MnO2। देखिए आपको अगर जो ये दोनों लिए HCl लिए और MnO2 लिए, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और ऑक्सीजन अपने निकटतम अक्रिय गैस बनाना चाहिए, अर्थात हीलियम को बनाना चाहिए। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब तो वो हीलियम 10 बनाएगा। तो 2 ऑक्सीजन 4 गो, तो इस पे लिख सकते हैं -4, इस पे भी लिख सकते हैं +4, चूंकि Mn का +4 होता है। ठीक उसी प्रकार आपको आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सब 4 दे रहा है आयन, तो आप यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे प्लस, लेकिन आपको 4 मोल को लेना है यहाँ पे, तो 4 मोल का लीजिएगा तब नहीं, आप +4 और -4 हो जाएगा। क्योंकि एक हाइड्रोजन पे +1 आयन तो 4 हाइड्रोजन पे +4 आयन, उसी प्रकार एक क्लोरीन पे -1 आयन तो 4 क्लोरीन पे -4 आयन। तो ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये क्या देगा? तो आप देख लीजिए ये प्लस वाला ये प्लस वाला सर्वप्रथम हम इसी को लेके चलते हैं। तो क्या ये दोनों भाग सकता है? तो इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? इसे लिख सकते हैं MnCl2 लिख सकते हैं इसे। चलिए MnCl2 लिख दिए। अब MnCl2 लिख दिए और उसके बाद देखिए
एम एक Mn खत्म, एक Mn खत्म। यहां पे क्लोरीन 4 है, अब 2 क्लोरीन ले लिए तो यहां पे मेरा 2 क्लोरीन अभी बचा हुआ है, ठीक, 2 क्लोरीन बचा हुआ है, अर्थात Cl2 बचा हुआ। अब प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा चारों बचा हुआ, यहाँ पे Cl बराबर 2 बचा हुआ है, H बराबर 4 बचा हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजन बराबर 2 बचा हुआ। तो क्या ये दोनों को हम बना सकते हैं 2H2O, 2H2O। तो आप लिख दीजिए यहाँ 2H2O, 2H2O। अब इसे Cl2 हम लास्ट में लिख सकते हैं, Cl2 लिख सकते हैं। अब इसे मिटा दीजिए। अब इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे HCl का क्या हुआ, तो HCl का क्या हुआ, तो HCl का अवकरण हुआ, नहीं HCl का ऑक्सीकरण हुआ। आखिर ये HCl का क्या हुआ, तो HCl का ऑक्सीकरण हुआ। क्यों HCl का ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि आप देख लीजिए HCl से H अर्थात हाइड्रोजन हट रहा है। तो मैंने बोला था अगर जो ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण होगा, या हाइड्रोजन हटेगा तो भी ऑक्सीकरण होगा। तो ये हाइड्रोजन हट रहा है, तो क्या ये ऑक्सीकरण हो सकता है, ऑक्सीकरण हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया। उसी प्रकार आपसे पूछ दिया जाए कि ये ऑक्सीकरण हुआ, उसी प्रकार आपसे पूछ दिया जाए क्या इसका क्या हुआ, क्लोरीन का क्या हुआ, ये मेरा ये आ जाएगा। तो आप देख लिए इसका ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि हम बना रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो इसमें अवकरण कहाँ से होगा, तो ये ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हुआ, ये ऑक्सीकरण हुआ। तो चलिए आप इसे भारी वाला भी लेके बना लिए, हल्का वाला भी लेके बना लिए। तो अब चलते हैं अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण अभिक्रिया क्या है, अवकरण अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन अलग होता है। तो हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन अलग होता है तो अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो कैसे कहलाएगा, आप एक आगो उदाहरण बताइए। तो आप 2H2O ले लीजिए, 2H2 अब प्लस O2, तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये मेरा बना लेगा 2H2O। अब आपसे इसमें पूछ दिया जाए कि मैंने बोला था हाइड्रोजन जुटता है, अवकरण में हाइड्रोजन जुटता है जबकि ऑक्सीजन अलग होता है। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुट रहा है, तो हाइड्रोजन भाई ऑक्सीजन से जुट रहा है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन का क्या हुआ, तो ऑक्सीजन का अवकरण हुआ। ऑक्सीजन का अगर जो पूछ दिया जाए तो आप बोलिएगा ऑक्सीजन का अवकरण हुआ। क्यों ऑक्सीजन का अवकरण हुआ, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुट रहा, और हाइड्रोजन का जुटना अवकरण कहलाता है। अब यदि आपसे यह पूछ दिया जाए कि H2 का क्या हुआ, तो H2 का ऑक्सीकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इससे ऑक्सीजन देखिए जुट रहा है। तो ये अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑक्सीकरण अवकरण हमेशा एक साथ होती है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर जो आपसे ऑक्सीजन का पूछ देगा तो अवकरण होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुटता अवकरण, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण। और यहाँ पे अगर जो हाइड्रोजन का पूछ लिया जाए तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा तो ऑक्सीकरण होगा। चलिए ये उदाहरण भी हटा दीजिए, ये भी। अब आप अगला उदाहरण लीजिए। जैसे आप लेते हैं H2 प्लस Cl2, तो ये अंधेरे में रिएक्शन नहीं करता, इसे सूर्य के ताप में रखने पर, तो ये 2HCl बना लिया जाता है। 2HCl 2 मोल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन का क्या हुआ,
तो क्लोरीन का क्या हुआ, तो क्लोरीन का यहाँ पे देखिए क्लोरीन में हाइड्रोजन जुटने से, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा, तो यहाँ पे क्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा। तो क्लोरीन से हाइड्रोजन जुटता है, तो हाइड्रोजन जुटता है तो अवकरण, तो इसका अवकरण हो रहा है, ये अवकरण हो रहा है। इसके बाद अगला जैसे आप ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि शुष्क चूने, उसे कहते हैं CuO, कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लीजिए आप, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसे क्यूप्रिक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, आप कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, मैंने नहीं लिखा, उसको भी लिख देंगे तो आप कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए। अब इसकी प्रतिक्रिया आप हाइड्रोजन से करा दीजिए, H2O, नहीं हाइड्रोजन से करा दीजिए, तो आप देखिएगा कि ये कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और ये Cu बच जाएगा और प्लस H2O बच जाएगा। अगर जो आपसे पूछ देगा कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हुआ, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का अलग होना ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन का अलग होना अवकरण कहलाता है, ये अवकरण हो जाएगा। अगर जो आपसे इसका पूछ दिया जाए CuO का क्या हुआ, तो ये अवकरण हुआ। अगर जो आपसे H2 का पूछ दिया जाए तो ये बोलिएगा आप ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो आप बताइए कि H2 का ऑक्सीकरण क्यों हुआ और CuO अर्थात क्यूप्रिक ऑक्साइड का अवकरण क्यों हुआ। तो देख लीजिए कि क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा और ऑक्सीजन का अलग होना अवकरण कहलाता है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये निश्चित है, सीधा सीधा बात है। तो कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जो ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होते हैं। इसके अलावा और भी हम एक उदाहरण ले सकते हैं, चलिए इसे मिटा देते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन H2S प्लस आप ले लीजिए हाइड्रोजन को H2S को Cl से प्रतिक्रिया गर्म कीजिए इसको, तो गर्म करने पर इस पर +2, इस पर -2, इस पर -2, तो आप देखिए ये +2 ये +2 2HCl बना लेगा। ये 2 मोल का हाइड्रोजन और 2 मोल का क्लोरीन 2HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया। अब प्लस में ये सल्फर मेरा दे देता है, ये सल्फर देता है। और अगर जो आपको इसके बारे में पूछ दिया जाए कि H2S का क्या हुआ, तो H2S का भाई S से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तब नहीं यहाँ S बच रहा है। जब तक नहीं ये H2S से हाइड्रोजन अलग होगा तब तक S बचेगा यहाँ। तो इससे भाई इससे H अर्थात हाइड्रोजन अलग हो रहा, तो हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीकरण। तो लिख दीजिए ऑक्सीकरण। आपसे पूछ देगा इसमें कि H2S का क्या हो रहा, तो H2S का ऑक्सीकरण होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण, और यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो रहा और सल्फर अकेला बच रहा। और अगर जो आपको पूछ दिया जाए क्लोरीन का क्या हो रहा है, तो क्लोरीन से हाइड्रोजन जुट रहा है, तो हाइड्रोजन का जुटना अवकरण कहलाता है, अवकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुटना अवकरण कहलाता है। तो इस प्रकार आपके सामने उदाहरण हम रख दिए, दूध का दूध और पानी का पानी। हेलो दोस्तों, अब एक नया और एक इसके बाद आता है ऑक्सीकारक और अवकारक। तो ऑक्सीकारक और अवकारक क्या होता है, तो ऑक्सीकारक अवकारक यही होता है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक होगा। हम कहते हैं कि कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सीकृत हुआ तो उसका ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि वो ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो उसका ऑक्सीकृत हुआ। तो जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक कहलाता है। और इसके विपरीत जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को त्यागता है या हाइड्रोजन को लेता है
तो कहते हैं कि पदार्थ अपकृत हुआ। अपकृत हुआ अर्थात कह सकते हैं कि अवकरण हुआ। तो जिसका अवकरण होगा उसका वो ऑक्सीकारक होगा। तो इसमें जस्ट उल्टा होता, ऑक्सीकरण और अवकरण के जस्ट उल्टा कीजिएगा तो ऑक्सीकारक और अवकारक होगा। जैसा कि आप इसमें उदाहरण में आप देख सकते हैं कि इस पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हुआ तो ये इस पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हुआ तो ये ऑक्सीकारक हो गया। और आपसे अगर जो पूछ दिया जाए ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकारक है कि अवकारक है, तो ये हमारा अवकारक हो जाएगा। अगर जो पूछ दिया जाए H2S का ऑक्सीकरण हुआ या अवकरण, तो आप बोलिएगा ऑक्सीकरण। लेकिन अगर जो इस प्रकार पूछ दिया जाए कि H2S का अवकारक हुआ कि ऑक्सीकारक, तो बोलेंगे अपकारक। क्यों अपकारक बोलेंगे? कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक होता है, ये याद रखना है आपको। और अगर जो पूछ दिया जाए कि किसका इसमें किसका ऑक्सीकारक हुआ, तो जो अवकरण होता है, यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन जुट रहा तो अवकरण हुआ तो जिसका अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे इसके अलावा और भी आते हैं, जैसे हमारे दैनिक जीवन में ये ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या प्रभाव है। तो हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या प्रभाव है। जब हम चावल, आलू, ब्रेड, मुख्यतः जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इसको जब हम खाते हैं तो ये क्या होता है, हमारे भोजन में चावल, आलू, ब्रेड आदि मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है। पाचन क्रिया में कर्म्स या स्टार्च अपघटित होकर ग्लूकोज बना लेता है। जब हम भोजन करते हैं तो पाचन क्रिया से ये अपघटित होकर ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 बना लेता है। अपघटित होकर हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित, तो आप जानते हैं कि ये अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। तो ये ग्लूकोज C6H12O6 ये जब हम किसी भोजन करते हैं तो ये अपघटित होकर ये ग्लूकोज बना लेता है। अब ग्लूकोज बना लेता है तो क्या होता है, आप बार बार ज़्यादा खाना खाते तो आप ढकार आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे ही कहते हैं, 6CO2 निकलता है। 6CO2 निकलता है प्लस 6H2O निकलता है और प्लस में ऊर्जा देता है, यही ऊर्जा को हम काम करने में लगाते हैं। यही ऊर्जा को फिजिक्स में आप पढ़िएगा कि जब हम आलू, ब्रेड, चावल खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और उस कार्बोहाइड्रेट वही कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर से पाचन क्रिया से अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये कोशिका द्वारा ऑक्सीकृत होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है और जल निकलता है जैसे पसीना के द्वारा। तो यही ऊर्जा मेरा, तो ये भी यहाँ भी ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया हो रहा है। जैसे यहाँ पे भी देखिएगा तो आप ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ये भी ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया। भोजन को दुर्गंधित होना, अगर जो आप खाना बनाते हैं तो खाना ताजा होता है तो स्वाद बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर जो वही खाना को आप दो तीन दिन तक छोड़ देते हैं तो खाना को 2-3 दिन तक छोड़ देने पर उसका स्वाद अप्रिय हो जाता है, खट्टा हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि खाना खराब हो जाता है। तो ये क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि खुले वायु में खाना में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। जो वसा हमारे ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण खाना खराब हो जाता है। तो यहाँ भी ऑक्सीकरण और अवकरण फॉलो कर रहा है। तो इसे सुरक्षित कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो घरों में वायुरुद्ध जैसे टिफिनकारी या वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भी, जिसमें ऑक्सीकृत होने की कम संभावना हो,
खाना को सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन उतने दिन तक नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावे अभी फिलहाल रेफ्रिजरेटर फ्रिज का प्रयोग कर रहे हैं खाना को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन अब भोजन को अब इसके अलावे खाना को सुरक्षित रखने का एक रासायनिक पदार्थ भी है। जैसे बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े भोजनालय में उतना बड़ा बड़ा फ्रिज कहाँ से आएगा, इसीलिए एक रासायनिक पदार्थ है जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ये भोजन को अधिक देरी तक टिकने देता। जैसा कि आप देखिएगा, आप इंटर में पढ़िएगा कि पैकेट वाले जो भोजन आप लोग खाते हैं, चिप्स वगैरह, कुरकुरे जो भी होता है, उसमें अत्यधिक समय उसे सुरक्षित रहने के लिए नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है। उस चिप्स वाले जो हवा भरा हुआ होता है उसमें नाइट्रोजन गैस डालकर उसमें भोजन को पैक किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह अधिक देर तक खराब नहीं होगा, कई 2-3 महीना तक ये खराब नहीं होगा, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है। अब जैसे प्रकृति में संक्षारक होने वाले जैसे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, जिसका विस्तृत अध्ययन धातु और अधातु में हम करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में दहन की क्रिया, इसके बाद हम दहन की क्रिया जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप जानते हैं एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। और अगर जो आप एलपीजी गैस जलाते होंगे तो एलपीजी गैस अभी से 10 साल पहले अगर जो गैस कहीं लीकेज हो जाता था तो पता नहीं चलता था कि गैस लीकेज है या नहीं है। एकाएक जब माचिस जलाता था तो पूरे लहर जाता, तब पता चलता था कि गैस लीकेज है, क्योंकि उस वक्त उस में कोई ऐसी रासायनिक पदार्थ नहीं प्रयोग किया गया था जो गंध करे। लेकिन ऐसे लीक होने के कारण बहुत जगह क्षति हुआ, बहुत जगह पे ऐसे क्षति हुए जैसे कहना दूर है। तो इसीलिए हमारे एलपीजी कंपनी एक उसमें रासायनिक पदार्थ मिलाया। तो आप गैस को खोलिएगा तो गैस खोलने के बाद गैस महकने लगता है। तो महकने वाला पदार्थ कौन है? तो महकने वाला पदार्थ है एथिल मरकैप्टन। आपको पूछ दिया जाएगा कि गैस की सुरक्षा के लिए गैस सिलेंडरों में या एलपीजी में कौन सी रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है, तो एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन, ये एथिल मरकैप्टन है। एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता ताकि लीकेज हो और तुरंत पता चल जाए कि गैस लीकेज